portion of Kant's philosophy, and we will finish the philosophy portion. And today we will read the remaining portion of Kant's philosophy, and we will finish the philosophy portion. So let us start. You know the name of the book. क्या है book का नाम? Lectures on Homeopathic Philosophy by James Tyler Kent. And he was born on, what is the birth date of Kent? Year तो लिखा हुआ है. 31st March. Yes, very good. 31st March. And death date is? 6 June. Yes, very good. 6 June 1916. ठीक है, इसमें 6 है. 6/06/1916. So these are the two important questions. Then the chapter for today is the second prescription. Very, very important. Second prescription, इससे questions आते हैं. So what is second prescription? Before going to second prescription, first we should know what is the first prescription as per Kent. First prescription क्या होती है? We presume or it presupposes that जो भी हमने पहली बार मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है that is the correct one. Means वो सही है, एकदम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से मैच करके दी गई है, एंड दैट इज करेक्ट एज पर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट और एज पर द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट. वो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है दैट इज द करेक्ट वन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज एक्टेड, मतलब जो भी हमने पहली बार प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिसिन ने कुछ काम किया है. ठीक है. एंड इट हैज बीन लेट अलोन फॉर अ सफिशिएंट टाइम. मीन्स जितना उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो सकता था उतने पॉसिबल टाइम तक वी हैव अलाउड दैट रेमेडी टू एक्ट. So these are the 3 points for first prescription. So first prescription, it is a correct one. It has acted. Means कुछ भी उसने किया है, whether it has aggravated, whether it has ameliorated, or it has produced new symptoms. Those new symptoms can be related to the patient. Patient से related भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते. Suppose हमने कोई मेडिसिन दी और मेडिसिन की प्रूविंग होने लगी कि नए सिम्टम्स जो है वो मेडिसिन के स्टार्ट होने लगे आने इन द पेशेंट. सो इट हैज एक्टेड इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से उसने पेशेंट में कुछ चेंज प्रोड्यूस किया, एंड इट हैज बीन अलाउड टू एक्ट ऑन द पेशेंट फॉर अ सफिशिएंट टाइम. मीन्स जब तक उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती थी एक्शन की तब तक हमने उसके एक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया. These are the 3 important points for the first prescription as per Kent. So ये है फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. अब इसके बाद जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी दैट इज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. सो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन क्या है? द प्रिस्क्रिप्शन विच फॉलोज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन विच वॉज अ करेक्ट वन. ठीक है. एंड उसने कुछ काम किया, इट हैज एक्टेड एंड इट वॉज अलाउड टू एक्ट फॉर अ सफिशिएंट टाइम. उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक, मैक्सिमम टाइम तक उसको हमने अलाउ किया है पेशेंट के ऊपर काम करने के लिए. सो दैट इज द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. सपोज हमने जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की है, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ भी पेशेंट में चेंज प्रोड्यूस नहीं किए, तो उसके बाद हमने एक और रेमेडी दी, तो क्या हम उसको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे या नहीं? नहीं. वेरी गुड. क्योंकि जो पहले हमने प्रिस्क्राइब किया था उसने पेशेंट में कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब वो गलत प्रिस्क्रिप्शन थी. तो जो हम सेकेंड टाइम प्रिस्क्राइब करेंगे उसी को हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे, और यहाँ पे कोई भी सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी. इज दैट क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, सपोज पेशेंट मेरे पास पहली बार आया, तो व्हाट आई हैव गिवन प्लेसिबो. उसके बाद सेकेंड टाइम जब पेशेंट आया, आई हैव गिवन सम रेमेडी. सपोज आई हैव गिवन रेमेडी, एनी रेमेडी XYZ. सो
whether it is a second prescription or not. No, ma'am. Very Ma'am, good. it's a first. Yes, very good. So this remedy XYZ, this is a first prescription क्योंकि प्लेसिबो ने पेशेंट में कुछ नहीं किया. It was not a remedy even. Now next question, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है. Is there any third prescription? वेरी गुड. तो थर्ड प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता है. जो भी हम सब्सिक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन करते जाएंगे उन सबको क्या बोलेंगे? सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. और ये 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. दीज 3 पॉइंट शुड बी फुलफिल्ड फॉर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. और इसके बाद जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी दैट इज द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. तो ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने अभी बोले दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and those are repeatedly asked questions. Now what are the types of second prescription? ये क्वेश्चन भी आता है. तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन किस किस टाइप की हो सकती है? इट कैन बी अ रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट मेडिसिन. मतलब जो हमने पहले, सपोज आई हैव प्रिस्क्राइब्ड रेस्टॉक्स, सो when the patient is coming again to me, I have prescribed Restox. So it can be the repetition of the first medicine. नेक्स्ट इट कैन बी एंटीडोट. सपोज पहले कुछ मेडिसिन दी थी और उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा एग्रावेशन हो गया, सो आई नीड टू एंटीडोट दोज सिम्टम्स, सो इट कैन बी एंटीडोट. देयर कैन बी अ चेंज ऑफ रेमेडी. आई हैव प्रिस्क्राइब्ड सम रेमेडी एंड इट हैज डन नथिंग इन द पेशेंट और द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट हैज चेंज्ड. तो हमें रेमेडी चेंज करनी पड़ेगी एज पर द symptoms of the patient. Next and very important is it can be complementary to the previous medicine. Then it can be a cognate. Cognate means closely related medicine. And the last is change of plan of treatment. वो हम कब करते हैं? When there is change in the miasmatic state of the patient. So यहाँ पे याद रखना RA and 4C. Repetition, antidote, and 4 C's are change of the remedy, complementary, cognate and change of plan of treatment. इसके अलावा अगर कुछ भी ऑप्शन में होगा वो गलत होगा. सिर्फ इतने ही टाइप्स के सेकंड प्रिस्क्रिप्शन होते हैं. मैम हम्म. हमें कॉग्नेट वाला बता दो फिर से. Cognate is, you can say, it is a type of complementary only, but they are very much closely related. कि अगर हमने सीपिया दिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम नक्स वोमिका ही नेक्स्ट रिपीट होगा. अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट मेडिसिन ये कब करना है? व्हेन यू विल रिपीट द फर्स्ट मेडिसिन दैट यू हैव गिवन, व्हेन देयर इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिजीज. पेशेंट जो भी कंडीशन लेके आया दैट कंडीशन इज इम्प्रूविंग बट द सिम्टम्स स्टार्ट रीअपियरिंग. मतलब उसको इम्प्रूवमेंट तो हुआ बट जो भी सिम्टम्स थे वो वापस आना स्टार्ट हो गए. तो इसका मतलब क्या है? Patient has come to a standstill condition. Means suppose this is the disease point and this is the healthy point. Now from the diseased point patient is going towards the healthy condition. हमने medicine दी, you have given the medicine and the patient has started to improve. But there is a point when there is no further improvement. इसके आगे अब बढ़ ही नहीं पा रहा है. And the previous symptoms have started to reappear. तो क्या होगा? You have to here again you have to give the medicine जो हमने यहाँ पे दी थी. Suppose I have given Bryonia. Again I will repeat Bryonia. ये कैसे पता चलेगा कि Bryonia ही देना है? That patient is on the road of improvement. उसके जो भी previous symptom थे वो ही previous symptoms वापस आए हैं और एक पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट होने के बाद दो सिम्टम्स हैव स्टार्टेड टू रीअपियर एंड सच केसेस आर नोन एज द
standstill condition. Means the further improvement is halted. Further improvement is not going. So you have to repeat the same medicine. And this shows that your prescription was correct. Your prescription was good. इसलिए तो improvement हुआ. So this is a sign that your prescription was a good one. And here the duty of the physician is you have to wait and wait for a long time. जब तक कि मेडिसिन का पूरा एक्शन ना हो जाए तब तक हमें वेट करना है. और अगर फर्दर कोई चेंजेस नहीं हो रहे देन ओनली यू हैव टू रिपीट द सेम रेमेडी. ठीक है. मीन्स यहां तक इम्प्रूवमेंट हो रही है और उसके बाद और आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट इज नॉट हैपनिंग, then you have to repeat that same remedy, and this is a sign that this is a curable case. तो ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये एक एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट यू हैव टू डू इन स्टैंड स्टिल कंडीशन. तो क्या करोगे इन स्टैंड स्टिल कंडीशन? बोलो. Repeat the remedy. यस. अभी इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट भी आएगा. ठीक है. सो जस्ट वेट फॉर द ट्विस्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज एंटीडोट. सो हाउ यू विल डिसाइड कि हमें एंटीडोट करना है? When too many new symptoms have started to appear, and ये new symptoms किसके हैं? They are the symptoms of the drug that you have given. Suppose मैंने रस्टॉक्स दिया and all the symptoms of the रस्टॉक्स have started to appear in the patient. Patient ठीक तो नहीं हुआ लेकिन the symptoms of रस्टॉक्स has started to appear on the patient, and this means that the drug that you have given that is being proved on that patient. उस particular patient पे drug proving start हो गई. तो this corresponds to the which Kent observation? Observation number 10. Kent's 10th observation. Kent's 10th observation क्या है? New symptoms appear. Yes. और 11th क्या है? मैम Old ओल्ड symptoms. सिम्टम्स. Yes. Old. And 12th is Wrong direction. Symptoms takes wrong let direction. symptoms take a wrong direction. So when new symptoms start to appear on the patient, अगर ये न्यू सिम्टम्स बहुत माइल्ड है तो हम क्या करेंगे? Wait and watch. Yes, you will wait and watch for those symptoms to go away, and you have to give a new remedy after those symptoms disappear. And if those symptoms are very violent, then what you will do? Antidote. Then you will antidote. The same thing it is telling. This second prescription is related to 10th observation. Is that clear? और कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन में हम लोग एंटीडोट करते हैं? एक तो First 10th. and 12th. Yes, very good. First, 10th and 12th. These are the three observations where antidote is required. And this particular type of second prescription is related to Kent's 10th observation. ये एक question है. Then while choosing the antidote, it should cover all the newly appeared symptoms. तो totality कैसे form करेंगे? जो भी न्यूली अपियर्ड सिम्टम्स है वो सारे भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए. दोज न्यू सिम्टम्स शुड ऑल्सो बी कवर्ड बाय द न्यू रेमेडी. That is how you will choose the antidote. Now change of the remedy. When you will change the remedy, जो भी हमारे न्यू सिम्टम्स आए मीन्स पेशेंट कुछ भी सिम्टम्स लेके आया XYZ, you have prescribed certain remedy, it has done something change in the patient. अब क्या हुआ? पेशेंट में न्यू सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए and those new symptoms have no relation to the earlier symptoms.
एंड दिस न्यू सिम्टम्स आर नॉट ऑफ एनी ड्रग, मतलब जो भी हमने ड्रग प्रेस्क्राइब किया था उसके भी सिम्टम्स नहीं है, एंड जो भी प्रीवियस सिम्टम्स पेशेंट लेके आया था उनसे भी इन न्यू सिम्टम्स का कोई रिलेशन नहीं है. This is the time when you have to change the remedy. Means symptoms have changed but the patient has not improved. मैंने रस्टॉक्स दिया, कुछ भी काम नहीं हुआ और सिम्टम्स भी चेंज हो गए. ठीक है, so this time is the time to change the remedy. अब ये कैसे डिसाइड करना है कि रेमेडी चेंज करनी है या नहीं करनी, कब चेंज करनी है? So if the symptoms have changed but the patient is still improving, कभी कभी ऐसा होगा कि you will see कि हमने एक previous remedy दी, उससे improvement हुई but symptoms have changed. तो जब तक improvement है तब तक हमें medicine change नहीं करनी है, because the patient is improving with that remedy only. ठीक है, तो symptom change है, दो कंडीशन है यहाँ पे, सिम्टम चेंज एंड पेशेंट इम्प्रूविंग, तो रेमेडी चेंज नहीं करनी है, प्रीवियस रेमेडी ही देनी है. नेक्स्ट कंडीशन इज सिम्टम चेंज एंड पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, then you have to change the remedy. So these are the two condition. Is that clear? कब चेंज करनी है और कब नहीं करनी है? जस्ट रिमेंबर दिस मैम इसका नॉट कोई इम्प्रूविंग एग्जाम्पल, फैक्टर. हाँ बोलो. कोई एग्जाम्पल देके बताएंगे मैम? सपोज आई हैव प्रिस्क्राइब ब्रायनिया, और ब्रायनिया में क्या हुआ? सपोज पेशेंट केम विद द हेडेक. ब्रायनिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, ठीक है, और क्या होता है? प्यास लगती है, ड्राइनेस होती है, ये सब सिम्टम्स थे, इस पे मैंने ब्रायनिया दिया. ठीक है, देन क्या हुआ? पेशेंट को एक कुछ भी नया सिम्टम आ गया. सपोज देर इज इचिंग इन द लेग्स. ठीक है, लेकिन ये सब सिम्टम्स पेशेंट के इम्प्रूव्ड है, तो मैं क्या करूंगी? आई विल नॉट चेंज द रेमेडी, मैं ब्रायनिया ही दे दूंगी. और ब्रायनिया देने से क्या होगा? ये इचिंग इम्प्रूव होने लग जाएगी, बिकॉज द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस रेमेडी. ठीक है, मैम सेम पोटेंसी रहेगी या पोटेंसी में चेंज आएगा? यू कैन गिव हायर पोटेंसी अकॉर्डिंग टू द केस. सेम भी दे सकते हो या फिर इंक्रीज भी कर सकते हो एज पर द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, या फिर जो भी उधर रिक्वायरमेंट है. लेकिन जब मैंने वापस से ब्रायनिया दिया, ये इचिंग इम्प्रूव नहीं हुई, तो मुझे रेमेडी चेंज करनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर? ओके मैम. तब कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें ये वाला पॉइंट भी कवर हो, ऐसी कोई रेमेडी सोचनी पड़ेगी. हाँ मैम, अगर बाकी सिम्टम्स इम्प्रूव्ड हैं और सिर्फ इचिंग इम्प्रूव नहीं है तब भी हम चेंज करेंगे. हाँ, तभी तो चेंज करेंगे. अगर ब्रायनिया देने से इचिंग भी इम्प्रूव हो रही है तो you keep on giving bryonia because patient is well responding to bryonia. लेकिन अगर नई इचिंग इम्प्रूव हो रही है या और भी कोई सिम्टम आ गया, तो देन यू हैव टू चेंज द रेमेडी, बिकॉज अब पेशेंट का रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स ब्रायनिया हैज चेंज्ड. ओके मैम. Now Amit, your point is coming. If required you can give higher potency of bryonia. ठीक है, लेकिन अगर हायर पोटेंसी से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो दिस इज द साइन दैट यू हैव टू चेंज द मेडिसिन नाउ, बिकॉज अभी जो ब्रायनिया कर सकती थी उसने सब कुछ कर दिया. नाउ ब्रायनिया इज नॉट एबल टू इम्प्रूव द पेशेंट, इसलिए हमें रेमेडी चेंज करनी पड़ेगी.
ठीक है। Now next is complementary. So what are complementary remedies? Which complete, complementary means which complete the action of the previous remedy. So जो हमने पहली मेडिसिन दी थी that covered only the acute stage of the patient, या फिर जो उसके prominent या troublesome symptoms थे उसको cover कर लिया फर्स्ट रेमेडी ने। बट जो उसकी क्रॉनिक स्टेट है या जो डीप स्टेट है that is not covered by that remedy. So then you have to go for the complementary, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? बेलेडोना एंड कैलकेरिया कार्ब, या फिर और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री है, एलोसोकोट्रीना, सल्फर। So what are complementary remedy? Which complete the action of the previous remedy, which complete the action which was begun by the first remedy. So complementary word से ही याद रखना है। अब केंट ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है। देयर इज अ 4 और 5 year old बॉय, और उसको बार बार क्या होता है? ही सफर्स फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन, ही सफर फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन, और पूरा फेस लाल हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो ही हैज गिवन बेलेडोना फॉर दैट। लेकिन बेलेडोना क्या करता है? उसको कम कर देता है और दोबारा से उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। देन ही इज टेलिंग व्हेन आई एग्जामिन दैट बॉय प्रॉपरली, तो मैंने देखा ही इज वेरी फेयर, ही इज वेरी फैटी एंड ही इज फ्लैबी, he has the tendency to catch cold easily. So this is the picture of which remedy? Calcaria. Calcaria. Yes, very good. Calcarea carp. So he is telling that when you examine that patient closely, you will find that his constitutional state is something different, and this constitutional state was not covered by that acute remedy. उसकी जो constitutional deep state है वो बेलेडोना कवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा था। और ये दिस डीप स्टेट वाज ड्यू टू सम माइजम, ठीक है, उसमें सोरा है, इसलिए बार बार उसको थ्रोट इन्फेक्शन वाज हैपनिंग। सो व्हेन यू एग्जामिन द केसेस वेरी प्रॉपरली, तो हमें कोई डीप एक्टिंग रेमेडी मिलेगी, और वो डीप एक्टिंग रेमेडी प्रीवियस रेमेडी के कॉम्प्लीमेंट्री ही होगी, which will cover the whole constitutional state of the patient. Is that clear? बोलो yes or no. Yes, ma'am. यस मैम। Okay, now cognate. So cognate remedy क्या है? These are the remedies which are very closely related to each other. तो केंट ने इसको क्या बोला है? These are a type of complementary only, but they are very closely related to each other. अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो सकता है? हमेशा बेलेडोना के बाद कैलकेरिया कार भी आएगा, ऐसा नहीं है। और भी कॉम्प्लीमेंट्री है बेलेडोना के या कैलकेरिया कार्ब के, लेकिन कॉग्नेट में क्या होता है? 99% इफ आई एम गिविंग सीपिया, सो इट विल लीड टू नक्स वोमिका ओनली, इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन है। इफ आई विल गिव सल्फर, सो नेक्स्ट रेमेडी विल बी कैलकेरिया एंड नेक्स्ट रेमेडी विल बी लाइकोपोडियम। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉग्नेट, कि मैक्सिमम टाइम इसके बाद ये ही रेमेडी आएगी, मैक्सिमम टाइम कैलकेरिया के बाद लाइकोपोडियम ही आएगी। सच द क्लोज रिलेशन इज बिटवीन देम। क्यों इतना क्लोज रिलेशन है? बिकॉज दे हैव द सिमिलर माइजमेटिक ओरिजिन। सल्फर क्या है? मेनली एंटीसोरिक, कैलकेरिया कार्ब इज ऑल्सो एंटीसोरिक, लाइकोपोडियम इज ऑल्सो एंटीसोरिक। सो इनका सिमिलर माइजमेटिक ओरिजिन होने की वजह से दे आर
one remedy is leading to the another remedy. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the last is change of plan of treatment. पूरा plan ही हमें change करना है. For example, there is a patient who is coming with some skin affection. So हमने क्या दिया? सल्फर दे दिया. Then what is happening? वही वाला पेशेंट, उसकी जो इचिंग है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई. एंड ही केम विद अ हॉरिबल थ्रोट इन्फेक्शन. थ्रोट में क्या हुआ? बहुत ज्यादा अल्सरेशन हो गए. ठीक है, वाइट वाइट लेयर जम गई. बहुत ज्यादा पेशेंट को प्यास लग रही है, उसके जीभ से एकदम बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो रही है और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. तो यू आर आस्किंग द पेशेंट कि क्या कभी आपको सिफिलिस हुआ था? एंड द पेशेंट इज टेलिंग यस, सम 10 years ago आई सफर्ड फ्रॉम सिफिलिस और मुझे मरकरी दी गई थी फॉर द ट्रीटमेंट. सो अभी जो ये थ्रोट इन्फेक्शन की पिक्चर मैंने बताई है, ये कौन सी रेमेडी को इंडिकेट कर रही थी? डीप अल्सर्स इन द नक्सल। थ्रोट. फिर से सुनो, डीप अल्सर्स हो गए थ्रोट में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत प्यास लग रही है और बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है. Merxol. वेरी गुड, मर्क्सॉल। वेरी गुड. मार्क्सॉल. सो यू विल सी कि जो हमने उसको एंटीसोरिक रेमेडीज दी सल्फर, उसने क्या किया? उसने सोरिक माइजम को सेटिस्फाई कर दिया. नाउ अभी क्या सिम्टम्स आए? सिफिलिस के सिम्टम आए. एंड इन द हिस्ट्री ऑल्सो द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम सिफिलिटिक इन्फेक्शन. इसलिए जो उसकी पास्ट हिस्ट्री में था दैट हैज स्टार्टेड टू रीअपियर, या फिर सिफिलिटिक माइजम अब डोमिनेंट हो गया. नाउ यू हैव टू चेंज योर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द सिफिलिटिक माइजम. तो हमारी रेमेडी भी एंटीसोरिक से एंटी सिफिलिटिक हो गई. दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. जब एंटायर बेस ऑफ सिम्टम चेंज हो जाए तब हमें प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना है. इज दैट क्लियर? यस मैम। So that was regarding the second prescription. इतने सारे पॉइंट्स में से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है. नाउ कम टू द इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम. और ये कौन कौन से चैप्टर नंबर है? 32 एंड 33. और चैप्टर का नाम क्या है? द वैल्यू ऑफ सिम्टम. दो चैप्टर्स हैं. द वैल्यू ऑफ सिम्टम्स, chapter number 32 and 33 of Kant's philosophy. So what do you mean by evaluation of symptom? Symptoms को रैंक करना या फिर उसको ग्रेड करना कि किस सिम्टम को हमें ऊपर रखना है, किस सिम्टम को हमें नीचे रखना है. सपोज हमें 3 पार्टीज में जाना है. ठीक है, यू हैव टू गो टू द मैरिज ऑफ योर 3 फ्रेंड्स, 3 बैचमेट. ठीक है, एक जो है बहुत बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा जो है वो आपके साथ सेम रोल नंबर है, आगे पीछे रोल नंबर है. सपोज यू आर रोल नंबर 1 और ये रोल नंबर 2 है. और एक है जो आपका रूममेट है. तीनों की शादी है. सो अब हमें गिफ्ट देना है, तो सबसे महंगा वाला गिफ्ट किसको दोगे? सबसे कॉस्टली गिफ्ट किसको देंगे? बेस्ट वाले को। यस, इसको हम सबसे ज्यादा कॉस्टली गिफ्ट देंगे. उसके साथ उसके बाद किसको दोगे? मैं रूममेट। रूममेट यस. उससे बनती है तो। हाँ. और सपोज बनती है और इसको हम सबसे कम पैसे वाला गिफ्ट देंगे. सो हमने ग्रेड किया अपने फ्रेंड्स को अकॉर्डिंग टू माय प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर टुवर्ड्स मी. उन्होंने मेरे लिए क्या किया उस हिसाब से आई हैव ग्रेडेड द गिफ्ट ऑफ माय फ्रेंड्स. तो ऐसे ही सिम्टम्स की भी ग्रेडिंग होती है
कि किसको हमें फर्स्ट पे रखना है, किसको सेकंड पे और किसको थर्ड पे फॉर द प्रिस्क्रिप्शन. So according to Kent, he has classified the symptoms broadly into three types. First are general symptoms, then particular symptoms, and then common symptoms. So what are general symptoms? Which relate to the patient as a whole. तो जो patient की whole body से related है, those symptoms are known as general symptom. कोई भी ऐसी चीज जो पेशेंट को पूरी तरह से अफेक्ट करे फ्रॉम हेड टू टो, those are known as general symptoms. For example, what is the reaction of the patient towards the environmental changes? Suppose बहुत सर्दी पड़ गई, एक एक पर्सन है जो सिर्फ एक ही स्वेटर में घूम रहा है और एक और पर्सन है जिसने दो स्वेटर पहने और एक जैकेट भी पहनी है. तो सेकंड पर्सन का रिएक्शन कैसा है? उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है. और फर्स्ट पर्सन जो है, ही इज नॉट so much affected by the cold environment. Is that clear? What is general symptom? अरे बोलो yes or no. और नहीं बोल सकते तो लिख दिया करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now ये तो था bodily reaction. माइंड का भी रिएक्शन है. सपोज एक पर्सन है, दोनों टू पर्सन आर देयर, दोनों का ही एग्जाम है. एक है बहुत चिल है कि हाँ गया वाइवा में और दे के आ गया, और दूसरे को पूरा ऊपर से नीचे पसीने आ रहे हैं. दैट इज द एंग्शियस स्टेट ऑफ दैट पर्सन. तो उसके मेंटल और इमोशनल स्टेट्स भी, दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन जनरल सिम्टम. क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद, डिजायर्स एंड अवर्शंस. सो मेंटल सिम्टम्स जो है ये भी दो टाइप के हैं. सॉरी, जनरल सिम्टम्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, मेंटल जनरल्स एंड फिजिकल जनरल्स. देन पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं विच रिलेट टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, पेन इन द आई, तो सिर्फ आई इज अफेक्टेड. Then what are common symptoms? Common means they are found in many diseases and in many medicines. Suppose Materia Medica की बुक में headache सब रेमेडीज में है, डायरिया सब रेमेडीज में है, लेकिन जो उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसको अलग बनाते हैं. सपोज ब्रायनिया का डायरिया कैसा है? On slightest motion, on opening the eye, on moving the hand. ठीक है, तो that differentiates the diarrhea of brainia from other remedies. लेकिन अगर सिर्फ मैं डायरिया बोलूं तो आई हैव एम्पल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन. बहुत सारी रेमेडीज है जिसमें डायरिया है, लेकिन उसके डायरिया को अलग अलग मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो सच सिम्टम्स आर नोन एज कॉमन सिम्टम्स. Now general symptom I have already told you, which are related to the whole body of the patient and जो patient अपने बारे में खुद बता सकता है, and they are beginning with I. So general symptom का prefix क्या होता है? I. Like I am thirsty, मुझे प्यास लग रही है. I crave sweet और I like sweet. I don't like spicy. ठीक है, सो सच सिम्टम्स आर नोन एज जनरल सिम्टम. अब जनरल सिम्टम्स में क्या आता है? डिजायर्स आती है, एवर्शंस आती है, स्लीप, ड्रीम्स, रिएक्शन टू हीट एंड कोल्ड, और क्या आते हैं? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो जनरल सिम्टम. और क्या क्या आता है जनरल सिम्टम में? एपेटाइट, थर्स्ट. So all these symptoms are general symptoms. Now mental generals, जो कि हमने previous class में भी discuss किया था. Mental generals are further classified into will, understanding and memory. So what is will? Will means desire.
मत बोलो, अगली क्लास से मैं पूछूंगी नहीं, बस मैं ही बोलती चली जाऊंगी, ठीक है? दैट दैट विल बी अ नॉन इंटरेक्टिंग क्लास, और मैं पूछूंगी नहीं, मेरा ही टाइम बर्बाद हो रहा। Desire or wish of the patient is the will. And what do you mean by understanding? Characteristic symptom according to Dr. Henneman. So 153 में जो है ऐसे अलग अलग हेडिंग करके नहीं लिखा है. You have to understand what are characteristic symptom and what are general or undefined symptom. So जो बहुत striking, uncommon, singular and peculiar symptoms है patient के, which are related to the patient only, which guide you towards the selection of the remedy, या फिर जो पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के बारे में बताते हैं, those symptoms are known as characteristic symptoms. And what are general or undefined symptoms? Which are observed in almost every disease and almost every drug. These symptoms are known as dash symptoms of Kent. Kent ने इनको क्या बोला है? कॉमन। Yes, अनकॉमन कॉमन सिम्टम। सिम्टम। very good. ये क्वेश्चन आता है. General symptoms of Henneman are dash symptoms of Kent. So general or undefined symptoms of Henneman are the common symptoms of Kent. ये याद रखना. Now next classification is as per Boninghausen. Boninghausen ने symptoms को 6 divisions दिए. So that is why it is known as Boninghausen's hexameter. तो यहाँ पे देखोगे 7 points है, but these last 2 points are related to modalities only. One is circumstantial modality and one is related to the time modality. So इसमें से एक एक word, एक एक question है. So you have to just by heart all these words. First is quiz. Quiz का मतलब क्या है? Individuality और personality of the patient. वो सारे symptoms which are related to the personality of the patient or individuality of the patient, those symptoms are classified under quiz. What is quid? Quid देखो D पे end होता है, तो it is peculiarity of the disease, nature and peculiarity of the disease. तो ये एक एक वर्ड एक एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आते हैं. What is the meaning of quid? तो इन्हीं में से कुछ ऑप्शन रहेगा and you have to select the correct option. Then UB. UB means the seat of the disease, where the disease is exactly located, or whether the disease is superficial or it is a deep, whether it is organic or whether it is functional. Then Cubus auxilis, सबसे ज्यादा यही आता है क्वेश्चन में. Cubus auxilis और Cubus socis और Cubus comitibus. इसका मतलब क्या है? Concomitant symptoms. So ये याद रखना, concomitant के लिए 3 words है. Cubus auxilis, Cubus socis और Cubus comitibus. Then cure. Cure means cause of the disease. तो C से याद रखना है. Cure और cure और cause of the disease. तो C word से याद रखना है. Then Quimodo means modalities and Quando means time modalities. दिन में ज्यादा होता है, रात में 4 बजे ज्यादा होता है. Such type of modalities are time modalities. Then what are the necessary points for becoming a concomitant symptom? Concomitant होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? What is the concomitant symptom according to Boninghausen? So concomitant symptom are those symptoms which rarely appear in connection to the present complaint or leading disease of the patient. And concomitant symptoms are also rarely found among the provers. प्रूविंग में भी ये बहुत कम आते हैं, और जो भी अगर हम पेशेंट के टर्म्स में बात करें तो पेशेंट की जो प्रेजेंट कंप्लेन है या फिर उसकी जो मोस्ट ट्रबलसम कंप्लेन है या फिर उसकी जो भी डिजीज है उसके साथ उसका कोई
पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड इफ यू रीड द बीटीपीबी, वहां पे क्या वर्ड लिखा है? देयर इज सीमिंगली नो पैथोलॉजिकल रिलेशन, मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, बट इफ यू इन्वेस्टिगेट डीप तो कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा। बट what you have to remember that there is no connection between the concomitant symptom and the leading disease। ये किसके लिए है? जो रिपर्टरी में एमडी करेगा उसके लिए ये आंसर है, लेकिन जो सिर्फ बीएचएमएस में है उसको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज concomitant symptom are those symptoms which belong to another sphere of the disease। मीन्स पेशेंट की जो मेन डिजीज है, सपोज उसको एब्डोमिनल कंप्लेन है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है। तो दोनों ही अलग अलग स्फेयर है, अलग अलग पार्ट है। तो सच symptoms are known as concomitant symptoms। And lastly, which more or less the characteristic sign of the medicine। जो concomitant symptom है वो most of the time that is the characteristic sign of the medicine। For example, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, सपोज हेडेक है, ठीक है, एंड उसका कॉन्कॉमिटेंट क्या है? हेडेक के साथ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो रही है, तो क्या क्या मेडिसिन हम सोच सकते हैं? एंड दिस ब्लीडिंग इज ऑल्सो रिलीविंग। बोलो। मिलीफोलियम। यस, मिलीफोलियम है या मिलीलोटस है? मिली लोटस है दीदी। मिलीलोटस यस मैम, यस लोटस। यस। कंफ्यूजन हो गई। और क्या क्या रेमेडीज है इस सिम्टम में? मेलिलोटस और ब्लीडिंग से और किसको आराम मिलता है? जिनकम लैकेसे। नो नो नो, दिस नोज ब्लीडिंग। ब्रैकेट भी याद रखना है। बूफो, ठीक है, फेरम फॉस एंड मैंगनम सल्फ, ये है मेलिलोटस के ब्रैकेट में। फिर ये सिम्टम और कहाँ पे है? हेमामेलिस में भी है, और किस में है? सोराइनम में। ठीक है, ये 6 रेमेडीज हमें याद रखनी है। हेडेक रिलीव्ड बाय epistaxis। So these are the requirements for becoming a concomitant symptom। Then विलियम बोरिक ने कैसे क्लासिफाई किया सिम्टम्स को? तो वेयर इट इज गिवन, बुक का नाम पता होना चाहिए। दिस इज द नेम ऑफ द बुक जहां पे उन्होंने सिम्टम की क्लासिफिकेशन दी है। द नेम ऑफ द बुक इज अ कंपेंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी as taught by Henneman and verified by a century of clinical application। This is the name of the book। चैप्टर का नाम क्या है जहां पे ये दिया है? द एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथी। एंड हाउ ही हैज क्लासिफाइड द सिम्टम्स, जनरल और एब्सोल्यूट सिम्टम्स या फिर कंटिंजेंट और पिक्यूलियर सिम्टम। सो जनरल सिम्टम्स वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, common symptom of Henneman। ठीक है, so general or absolute symptom are the common symptoms which are found in every disease or most of the disease and most of the medicines। And what is their use? They help in the diagnosis। Next classification is contingent or peculiar symptoms। तो peculiar word से समझ जाओगे, लेकिन contingent होगा तो याद रखना है। contingent means peculiar symptoms which are the characteristic symptom of the patient, जो कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, और टोटलिटी बन जाएगी तो दे ऑल्सो हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ द रेमेडी। दिस इज द क्लासिफिकेशन एज पर विलियम बोरिक।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एज पर गार्थ बोरिक। इन्होंने किस बुक में लिखा है? द नेम ऑफ द बुक इज अ कंपेंड ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी फॉर द स्टूडेंट्स इन मेडिसिन। तो दोनों की बुक का नाम ही कंपेंड है, ठीक है, अ कंपेंड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। लेकिन इनका क्या है? फॉर द स्टूडेंट्स इन मेडिसिन, और इनका क्या है? एज टॉट बाय हैनीमैन एंड वेरीफाइड बाय अ सेंचुरी ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो ये नाम में डिफरेंस याद रखना है। चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स। गर्थ बोरिक के बुक में चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ सिम्टम। फर्स्ट इज बेसिक सिम्टम्स और एब्सोल्यूट सिम्टम्स। व्हाट आर बेसिक और एब्सोल्यूट सिम्टम? सेम जो कॉमन सिम्टम हमने पढ़ा था। दे अपीयर इन एवरी प्रूविंग एंड ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द डिजीज, एंड दे हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज, ठीक है। And the next classification is determinative symptoms, means same peculiar symptoms which individualize the patient or which tell about the personality of the patient. That means they are the characteristic symptom, guiding symptom, keynote symptom, peculiar symptom. That is the meaning of determinative symptom. एंड डिटर्मिनेटिव सिम्टम में इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन बोली है कि क्या क्या होना चाहिए। डिटर्मिनेटिव सिम्टम दे कंसिस्ट ऑफ मोडालिटीज, मेंटल सिम्टम, क्वालिफाइड बेसिक सिम्टम, मतलब हेडेक है उसके कुछ क्वालिफिकेशंस है, जैसे अभी हमने पढ़ा रिलीव्ड बाय एपिस्टेक्सिस, ठीक है। सो दिस हेडेक जो पहले कॉमन सिम्टम था, relieved by epistaxis होते ही we have a certain list of remedy. So this is a qualified basic symptom. Then it should be a strange, rare and peculiar symptom as per Hahnemann. So such type of symptoms become the determinative symptom of Garth-Boric. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स आर गिवन बाय, तो ऑप्शन में रहेगा विलियम बोरिक, गर्थ बोरिक, बोनिंगासन, केंट. So you have to select the correct option, that is Garth Boric. Then और क्या है इस चैप्टर में? 32 और 33 वैल्यू ऑफ सिम्टम्स जो हमने स्टार्ट किया था। डिफिकल्ट एंड इनक्यूरेबल केसेस एज पर केंट। केंट ने किन केसेस को डिफिकल्ट बोला है और किन को इनक्यूरेबल? सो इनक्यूरेबल आर आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज। कौन से एफोरिज्म में है? 75. 74. Yes, 74, 74, 75 and 76. And Henneman has told that these are most deplorable and most incurable. The same cheese Kent has followed. And diseases with no symptoms are also incurable cases. Symptom nahi hoga to you cannot select medicine and they become incurable cases. Difficult cases कौन से हैं? As per Kent, cases with lack of characteristic symptom, जहां पे characteristic symptom नहीं है, those become difficult cases. Alternating disease and one-sided disease are also difficult cases. तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। As per Kent, all are difficult cases except, तो ये तीन रहेंगे और साथ में एक जोड़ देंगे artificial chronic disease. So you have to select the except one. देन और क्या है इस केंट वाली बुक में इंपॉर्टेंट? केंट ने बोला है विदाउट रिकॉर्ड्स, मींस इफ यू डू नॉट कीप द रिकॉर्ड ऑफ केस टेकिंग यू आर एट अ सी विदाउट अ कंपास और रडर। जैसे हम ऐसे ही सी में चले गए विदाउट कंपास तो हमें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं
पता नहीं चलेगा। ऐसे ही इफ यू डू नॉट कीप नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, केस टेकिंग का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वेदर क्योर हो रहा है या पेशेंट इज हैविंग सम ट्रबल, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसके प्रीवियस सिम्टम्स क्या थे और कुछ नए सिम्टम्स जो आ रहे हैं यू कैन नॉट रिलेट विद द प्रीवियस सिम्टम्स इफ यू डू नॉट कीप द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात बोली है। देन बेस्ट वे टू स्टडी प्रूविंग इज टू मेक अ प्रूविंग ऑफ इट। किसी भी मेट्रिया मेडिका के किसी भी ड्रग को अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो Kent is telling that you start making a proving of that drug especially on yourself। खुद उस ड्रग को खाना स्टार्ट कर दो and you observe what are the symptoms appearing and that will be the best way to learn that remedy। ठीक है, खुद उसको खाओ, ऑब्जर्व करो क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तभी हम एक किसी भी पर्टिकुलर रेमेडी को अच्छे से जान पाएंगे। Then next question is who proved medicines proved by Hahnemann in 30th potency। तो ये काम किसने किया? वियना प्रूवर्स यूनियन। ये क्वेश्चन भी आता है। Then he is telling sequelae of diseases, एक के बाद एक जो डिजीज हो रही है that is due to सोरा। Then एम्फेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? चीफ कंप्लेन, जो पेशेंट हमारे पास चीफ कंप्लेन लेके आता है that is known as emphatic symptoms as per Kent। So thank you and this completes your philosophy portion। If you have any doubt so you can ask me। Just go through this lecture once again, दोबारा से देखो, notes पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो you can ask me। In the next class we will start with another unit of practice of medicine। Okay, I will conclude here। Good night।